हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 21 मार्च 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 35 है। ठीक है, एक सेट और बचा है, उसे हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो गया था। ये जितने भी पीडीएफ फाइल हैं इनको एक्सपोर्ट करना और फिर उनको कंप्रेस भी करना है। ठीक है, बाकी कल जो है एक सेट बाकी बचा वो हम कंप्लीट कर लेंगे और ये जितने भी सॉल्यूशन पीडीएफ हैं वो सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते जाएंगे। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है वो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए, दो समरूप वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि वे एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16√3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? अब ये डायरेक्ट 16 सेंटीमीटर आपको आंसर दिखाई पड़ रहा होगा अगर आप शुरुआत से वीडियोस देखते आ रहे हैं। तो मैंने कंसेप्ट आपको बता रखा है। जब भी यहाँ पर देखिए दो समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के केंद्रों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो इनके उभयनिष्ठ जो है आपके पास जीवा किस तरह से होगी, ये आपके पास यहाँ पर इनके उभयनिष्ठ जीवा ये होगी। ठीक है, अब इसकी लंबाई का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। अगर इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या स्मॉल r है तो इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई का फॉर्मूला मैंने बता रखा r√3। और यहाँ पर इसकी लंबाई आपको प्रश्न में दे रखी है 16√3। तो यहाँ पर देखिए √3 से √3 कट जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा गया था, आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए धातु के 3 घन जिनकी भुजाएं आपको दे रखी हैं और इसको पिघलाकर जो है एक घन में ढाला जाता है। अब इन 3 घनों को एक घन में डाल दिया जाता है। तो यदि इस प्रक्रिया में धातु की मात्रा में कमी नहीं आती तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? आपको पता है कि वॉल्यूम यहाँ पर बराबर होगा, यानी कि इस घन की भुजा अगर हम यहाँ पर ए मान ले, बड़े घन की भुजा, तो इस घन का आयतन जो है वो बराबर होगा इन तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर। तो यहाँ पर 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब कर देंगे और प्लस का 10 क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, ये 216 हो जाएगा, प्लस के अंदर ये 512 प्लस ये 1000। जब इनको ऐड करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर 728 और ये 1728, इन सभी का टोटल बनेगा। अब यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 1728 का अगर आप घन लेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास घनमूल लेंगे तो यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 12 का क्यूब जो है ये 1728 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए एक आदमी रुपए 12,000 की धनराशि ऋण पर लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 13,200 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2 गुना हो तो यह धनराशि कितनी हो गई होती? देखिए यहाँ पर ये 12,000 की धनराशि थी और 2 वर्ष के अंदर जो है 13,200 की ये आपके पास यहाँ पर 13,200 ये अमाउंट हो जाता है, धनराशि आपके पास हो जाती है, यानी कि यहाँ पर 1200 का ब्याज मिला होगा। अब यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी यहाँ पर रही होगी, भाई यहाँ पर मान लेते हैं R% रेट ऑफ इंटरेस्ट रही, ये आपका यहाँ पर ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जब इस ब्याज का ये ब्याज दर का 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि 2R% कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये आपके पास जो है ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर धनराशि में ये 2400 ऐड कर देते तो यहाँ पर अमाउंट आपका क्या आ जाता? भाई यहाँ पर 12,000 में आपको ऐड करना है ये 2400, तो यहाँ पर जो है 14,400 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 14,400 आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए आप इसको जो है यहाँ पर PRT डिवाइडेड बाय 100 वाले फॉर्मूले से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए इस टाइप का प्रश्न भी हम पहले बना चुके हैं। भाई यहाँ पर देखिए इन 2 टर्म में आप a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार तो यहाँ पर 4 माइनस का 3 होगा और इंटू में एक बार क्या होगा 4 प्लस का 3 होगा, यानी कि 1 इंटू में आपके पास 7 आएगा, तो 1 इंटू में 7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों में लगाएंगे तो यहाँ पर 1 इंटू में 11 आएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। और इन दोनों में a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 इंटू में 15 आएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। और यहाँ पर लगाएंगे तो ये 183 होगा और इंटू में 1, यानी कि 183 आपके पास ही आ जाएगा। तो ये आपके पास एक सीरीज बन जाएगी 7 प्लस का 11 प्लस का 15 प्लस का डैश 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 और यहाँ पर लास्ट पद जो है 183। तो यहाँ पर अगर हम पदों की संख्या देखिए, यहाँ पर पहले तो ये AP बनेगी। भाई यहाँ पर 2 क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस सेम है, यानी कि 4-4 का आपको गैप दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर अगर आप पदों की संख्या n कैलकुलेट करें तो यहाँ पर मैंने बता रखा है अंतिम पद में से यहाँ पर प्रथम पद को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इनके गैप से 4 से और प्लस का 1 कर देंगे।
तो ये 176 आ जाएगा बट्टे 4 और प्लस का 1, तो ये 44 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 क्या 45 आ जाएगा। पदों की संख्या कितनी है 45 है। तो यहाँ पर आप इनका योग कैलकुलेट कर सकते हैं एन पदों का, यानी कि ये भी फॉर्मूला मैंने बता रखा है, एस एन बराबर एन बट्टे 2, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस का एल। ठीक है, तो ए यहाँ पर प्रथम पद है और यहाँ पर एल यहाँ पर हमारा अंतिम पद है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 45 बट्टे 2 और ब्रैकेट के अंदर ये 7 प्लस का 183 और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 45 बट्टे 2 इंटू में ये 190 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का डिवाइड यहाँ पर इसमें करेंगे 190 में, तो 45 इंटू में 95 ये 95 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक आपका 5 आना चाहिए और यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आपको इकाई का अंक 5 दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर tan ए बराबर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर कोसेक ए का मान आपको कैलकुलेट करके बताना। अब देखिए इसको आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए मैं आपको ये समझाऊंगा तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए जो है मैं इसको आपको यहाँ पर चित्र से ही समझाऊंगा एक्सप्लेन करके। ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल ए आपके पास ये है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 49 अंडर के अंदर 58 आपके पास ये आ जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि अंडर 58 बटे 3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए वर्ष 2001 में शाखा B1, B3 और B5 की औसत बिक्री की तुलना में वर्ष 2021 में शाखा B2, B4 और B6 की औसत बिक्री का प्रतिशत याद कीजिए। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए इसमें अगर आप B1, B2 और B3 का यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर B1, B3, B5 देखना है तो B1 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, B3 ये हो जाएगा और ये B5 ये हो जाएगा। तो इसमें आपको 2001 का देखना ऑरेंज वाला, तो यहाँ पर ये डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 105 ये लिखा हुआ है, 110 ये लिखा हुआ है और 95 इसमें लिखा हुआ है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 200 और ये 310 आपके पास यहाँ पर बनेगा, तो 310 और डिवाइड करेंगे 3 से तो ये एवरेज आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप इनमें देखेंगे B2, B4 और यहाँ पर B6 के अंदर यहाँ पर भी आपको 2001 का डेटा देखना है, तो यहाँ पर ये 65 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये आपका 95 95 लिखा हुआ है और ये 80 लिखा हुआ है। आप इनको भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 160 बन जाएगा और ये 80 यानी कि 240 आपके पास ये बन जाएगा और डिवाइड करेंगे 3 से तो ये भी एवरेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर इन तीनों का जो भी डेटा आया था उसके कंपैरिजन में कैलकुलेट करना है, भाई इनका डेटा कितना प्रतिशत है, तो ये जो है यहाँ पर इसका कितना प्रतिशत है कैलकुलेट करने के लिए इनको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 0 से यहाँ पर ये 0 कट जाएगा, ऊपर 24 गुणा 100 करेंगे यानी कि 2400 के अंदर आपको 31 का डिवाइड करना है, तो ऑप्शन की सहायता ले लीजिए। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर देखिए 9 दे रखे, तो 9 का अगर देखें तो 9 त्रिका 27 और ये 9 एकम 9 यानी कि 279 ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इससे ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि दोनों ही आंसर आपके नहीं हो सकते। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 8 दे रखी है, तो 8 त्रिका 24 8 एकम 8 यानी कि यहाँ पर 248 आपके पास ये आएगा, जो कि इससे भी ज़्यादा चला जाएगा, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन नंबर 3, आंसर लगा दीजिए। और वैसे भी आप यहाँ पर इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे करके देखेंगे तो ये आंसर आपके पास यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए ए में लड़कियों की संख्या, एफ में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ए में 200 और ये यहाँ पर एफ में 100 यानी कि 200 जो है 100 का कितना प्रतिशत है 200%। तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए, यहाँ पर कैलकुलेट करने की इसको आवश्यकता नहीं है। तो ये 200% आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, इंग्लिश वाले से देख सकते हैं। इसमें ए में 200 और एफ में 100। अब इसमें देखिए स्कूल जी एच और आई में लड़कियों की कुल संख्या, स्कूल जे के एल और एम में लड़कियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, तो इंग्लिश वाले जो हैं वो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर जी एच और आई में टोटल करके देखना है, तो ये 700 1300 2000 और ये आपके पास यहाँ पर 2800 इनका टोटल आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो है आप इन सभी का टोटल कर लेंगे, जे के एल और एम का, तो ये 1100 और ये 900 2000 ये 2500 और ये 2900 आपके पास इन सभी का टोटल आ जाएगा। इन दोनों का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखना है, तो 100 का आपको गैप दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए रुपये 4 ये 43,120 को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा जो है क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है और पी का हिस्सा पी और ये क्यू का हिस्सा जो है पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है। तो आर का हिस्सा कैलकुलेट करके बताना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पर ये आपके पास दे रखा है पी का हिस्सा जो है
ये Q और R के हिस्से का कितना है, यहाँ पर 4/7 है, यानी कि अगर 7 ये है तो 7 का 4/7 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 4P का हिस्सा 4 यूनिट, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें कैलकुलेट करेंगे Q का हिस्सा जो है P और R के मिलाकर हिस्से का कितना है, भाई 2/5 है, तो यानी कि 5 अगर इन सभी का है 5 यूनिट, तो यहाँ पर इसका 5/2 कैलकुलेट करें, यानी कि 2 यूनिट आपके पास Q का हिस्सा है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर P प्लस का Q प्लस का R कैलकुलेट करें, P प्लस का Q प्लस का R कैलकुलेट करें, यानी कि इन तीनों को अगर आप यहाँ पर जोड़ दें तो यहाँ पर ये आपके पास 7 और ये 4 कितना हो रहा है, टोटल 11 यूनिट हो रहा है। और यहाँ पर भी कैलकुलेट करें P प्लस का Q प्लस का R, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये आप इसमें ऐड करेंगे, भाई P प्लस Q प्लस R करेंगे तो ये 5 2 7 यूनिट आपके पास टोटल हो रहा है। जबकि यहाँ पर P प्लस Q प्लस R जो है ये आपका बराबर आना चाहिए दोनों जगह, तो यहाँ पर बराबर बनाने के लिए इसको 7 से गुणा कराना पड़ेगा, इसको 11 से गुणा कराना पड़ेगा, तो ये तो 77 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये 77 हो जाएगा, तो ये आपस में बराबर हो चुके हैं। बट यहाँ पर इनको भी 7 से गुणा और इनको 11 से गुणा कराना पड़ेगा, तो ये 7 से गुणा कराया, 7 चौके 28 और 7 सत्ते 49, 11 दूनी का 22, और ये आपके पास यहाँ पर 11 पंचे 55 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें R का हिस्सा आपको कैलकुलेट करके बताना था, तो इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी का कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। भाई ये आपके पास इनका सभी का अलग अलग हिस्सा जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। भाई P प्लस Q प्लस R पहले आपने कितना कैलकुलेट किया, 77 कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये P का हिस्सा कितना आया, P का हिस्सा यहाँ पर 28 यानी कि 28 है, Q का हिस्सा यहाँ पर 22 यूनिट है, तो यहाँ पर दोनों का मिलाकर कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल होना कितना चाहिए, 77, यानी कि 27 बच गया, वो आपके पास से R का हिस्सा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हमने यहाँ पर इन तीनों का हिस्सा टोटल किया तो हमारे पास ये 77 यूनिट हो रहा था, और यहाँ पर प्रश्न में कितना दे रखा था टोटल आपको, ये 43,120, यानी कि 77 यूनिट की वैल्यू 43,120 दे रखी थी, तो आपको 27 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। वे R का हिस्सा आपको कैलकुलेट करना था, तो ये कितना हो जाएगा, 27 इंटू में कर देंगे 43,120 और बट्टे के अंदर 77, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको 11 से काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, 10 बचा, और 11 9 99 हो जाएगा, और 2 बचा, और 11 दूनी का 22 0। अब अगर आप इसको 7 से काटें तो ये 7 पंचे 35, 7 छीके 42, यानी कि 560 हो जाएगा। 27 को यहाँ पर 560 से गुणा कराएंगे तो ये 0 आ जाएगा। 27 पंचे 135 और 27 छीके 162 आपके पास, 27 पंचे 135 और यहाँ पर 27 छीके 162 हो जाएगा, हासिल आएगी आपके पास 16, और 27 पंचे 135 और 16 कितना हो जाएगा, 151 आपके पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए P Q और देखिए मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में लिखा, भाई P प्लस Q प्लस R कैलकुलेट किया, ये आपको इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में लिखना नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। मैंने समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है। बाकी अगर आप इसको खुद से बनाएंगे तो बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसमें देखिए यहाँ पर P Q को एक बोतल 30% के लाभ पर बेचता है, और Q इसे R को 20% के लाभ पर बेचता है। P और R के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। अब ये भी मतलब समझाने लायक प्रश्न है। तो यहाँ पर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप किसी को बताएंगे नहीं। भाई यहाँ पर 10 की चीज़ 13 में बेची गई, 10 की चीज़ जो है 3 अधिक में बेची गई, यानी कि 13 में बेची गई। तो P के लिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 10 था, तो ये Q के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 से 1 अधिक में बेची गई। तो Q के लिए अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 5 यूनिट था, तो R के लिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। भाई R ने यहाँ पर इससे 6 में खरीदा, क्योंकि Q ने जो है 5 की वस्तु 1 अधिक यानी कि 6 में बेची, तो यहाँ पर R के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, इनका रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इनका कंबाइंड रेशियो बनाएंगे भाई P Q और R का, तो यहाँ पर P का Q के साथ 10:13 है, और ये आपके पास 5:6 है। तो जब आप इनका कंबाइंड रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 13 के सामने 13 लिखेंगे, 5 के सामने 5, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, 13 पंचे 65 आ जाएगा, और 13 छीके 78 आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना था, P और R का कैलकुलेट करना था रेशियो। तो यहाँ पर P आपका कितना है, 50 यूनिट है, और यहाँ पर R 78 यूनिट है। 2 से डिवाइड होगा तो 25:39 यानी कि 25:39 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें तो वैल्यू पुट करनी है। भाई कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, माइनस के अंदर कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3 बट्टे के अंदर 1
प्लस का 1/√3 इंटू में √3 करेंगे तो ये √3 से √3 कट जाएगा, बटे में 1 प्लस का 1 2 आ जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर माइनस का 3 बनेगा, प्लस का 1 यानी कि माइनस का 2 बना, बट्टे के अंदर √3। और ये जो बट्टे के अंदर 1 प्लस का 1 2 आएगा, ये यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये आपस में कट जाएगा। यानी कि ऊपर क्या आया, माइनस का 1 आया, बट्टे के अंदर √3 यानी कि -1/√3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसके आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला पता होगा, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पर इनकम 100 यूनिट मान लें तो इसका यहाँ पर 50% इसने खर्च कर दिया, यानी कि 50 यूनिट खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 50 ही बचा। अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि इनकम में जो है 10% का इंक्रीमेंट हुआ और एक्सपेंडिचर में भी 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पर सेविंग में जो है हम यहाँ पर मान लेते हैं x% का इंक्रीमेंट हुआ, तो इसी x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, ये आपके पास 1000 1000 आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा और ये प्लस के अंदर 50x आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 50x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर सेविंग में 10% का इंक्रीमेंट हुआ। अब इसमें देखिए a+1/a बराबर 4 दे रखा है, तो इसका मान आपको कैलकुलेट करना है। और देखिए इसमें ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ भाई। 4 का स्क्वायर करेंगे -2 कर दीजिए, ये जो भी निकल के आएगा इसका फिर से स्क्वायर करिए और -2 कर दीजिए। भाई यहाँ पर आपके पास देखिए 16 - 2 किया यानी कि 14 और 14 का स्क्वायर 196 में से 2 माइनस किया 194 आपके पास आंसर आ जाएगा, एक लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सबसे बड़ा है, यानी कि इनमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर पावर में देखिए बट्टे के अंदर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। इन सभी का एलसीएम आपको यहाँ पर 12 दिखाई पड़ा, यानी कि एलसीएम इन सभी का 12 आया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी पावर को 12 से गुणा करा देंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर 12 से गुणा कराएंगे तो ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 125 की पावर 6 दूनी का 12 यानी कि पावर 2, 11 की पावर यहाँ पर 4 त्रिका 12 यानी कि पावर 4, और यहाँ पर ये आपके पास जो है 12 की पावर कितना बन जाएगा, 6 दूनी का 12 यानी कि 2, और यहाँ पर 5 की पावर 3 बन जाएगा, 4 त्रिका 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 125 की पावर 2 और यहाँ पर ये 11 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 121 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। भाई 11 की पावर 4 को देखिए 11 का स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और इसका स्क्वायर, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये करके लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये 12 का स्क्वायर और यहाँ पर ये 5 का क्यूब जो है ये आपको पता है 125 होता है, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए इनमें आपको कंपेयर करा लेना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। 121 का स्क्वायर से यहाँ पर 125 का स्क्वायर बड़ा होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद 12 का स्क्वायर से भी यहाँ पर 125 का स्क्वायर बड़ा होगा, तो 12 का स्क्वायर भी आंसर नहीं हो सकता। 125 की पावर 1 से भी यहाँ पर 125 की पावर 2 यहाँ पर बड़ी होगी, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। आपके पास यहाँ पर 125 की पावर 2 आया किससे था, इससे आया था, यानी कि 125 की पावर 1/6 आपके प्रश्न का सही आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इसको टिक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इस टाइप का प्रश्न भी आपने पहले बना रखा है, तो ये 119 आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये होगा कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऊपर आप क्या करेंगे, a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 17 माइनस का 7 किया इंटू में a² + b² प्लस का ab होता है, तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस के अंदर 17 इंटू में 7 आ जाएगा, और बट्टे के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस के अंदर k लिखा हुआ है, और यहाँ पर बराबर जो है ये आपके पास 10 दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर 17 माइनस 7 क्या 10 आएगा, और ये 10 से यहाँ पर ये 10 कट जाएगा, यानी कि बराबर कितना आया, 1 आया। अब आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है भाई यहाँ पर बराबर 1 कैसे आ सकता है, यानी ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर इस वाली ब्रैकेट से कटी होगी तभी यहाँ पर 1 आएगा, और ये वाली ब्रैकेट इस वाली ब्रैकेट से कटेगी। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 17 का स्क्वायर यहाँ पर 7 का स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, 17 इंटू में 7 है और यहाँ पर k लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर k की जगह क्या होना चाहिए, 17 इंटू में 7 होना चाहिए, तभी ये वाली ब्रैकेट जो है इस वाली ब्रैकेट से कटेगी। तो यहाँ से हमारे पास ये बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 17 इंटू में ये आपके पास यहाँ पर 17 इंटू में 7 होनी चाहिए। तो 17 × 7 = 119 जो है
ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यही आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा था 17 सत्ते 119। अब यहाँ पर किसी और में आपको यहाँ पर 17 सत्ते 119 कैसे नहीं कर देना, यहाँ पर माइनस और प्लस, ये आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो ए प्लस बी आपको कैलकुलेट करना। तो ए बराबर देखिए क्या आ जाएगा भाई, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, और यहाँ पर 5 3 का 15 हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर 5 5 से 25, यानी कि 8/25 आपके पास ये निकल गया। बी बराबर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 18 दूनी का 36, ये 1/2 आएगा, गुणा में यहाँ पर 3 है, यानी कि 3/2 ऊपर आ जाएगा। ये देखिए 5 गुणा में 1 यानी कि 5, और माइनस का 6 किया यानी कि माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा बट्टे के अंदर। यहाँ पर 6 का 18 हो जाएगा, और 20 या 60 आपके पास ये आ जाएगा माइनस के अंदर। यहाँ पर देखिए 4 का 12 आएगा माइनस का, तो ये माइनस का 12 आएगा और ये प्लस का 12 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये बराबर में आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर देखिए 1/2 आएगा, और यहाँ पर बट्टे के अंदर क्या है 60 है, तो यहाँ पर ये 1/120 आपके पास आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपको ए प्लस बी कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करा दीजिए भाई, 8/25 और प्लस का 1/120 करेंगे, तो यहाँ पर इनका एलसीएम 120 और 25 का एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 24 पंचे 120, और यहाँ पर 12 पंचे 60, यानी कि 600 आपके पास यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा। 25 से डिवाइड किया 6 चौके 24, यानी कि 28 को यहाँ पर 8 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 24 पंचे 120, 24 छक्के 144, 24 सत्ते 168, और 24 अट्ठे 192 आपके पास ये आ जाएगा प्लस के अंदर। यहाँ पर ये 5 बार डिवाइड होगा, यानी कि ये 5 आ जाएगा ऊपर, 5 × में 1, तो 197 बट्टे जो है 600 आपके प्रश्न का सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए एक 1800 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 8 गुना है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए अगर हम यहाँ पर आदमी की चाल x मान लें, तो यहाँ पर ट्रेन की चाल इसका 8 गुना, यानी कि 8x आपके पास हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपसे बोला गया, यहाँ पर 1800 मीटर लंबी ये ट्रेन है, तो 1800 मीटर की डिस्टेंस कवर होगी इनकी रिलेटिव स्पीड से। अब ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड होकर आ जाएगी, तो x प्लस का 8x किया, यानी कि 9x आपके पास आएगा। ये जो टाइम लग रहा है यहाँ पर 10 सेकंड का दे रखा है, तो बराबर 10 कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास जो है ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 9 से कटेगा, ये आपके पास यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो x बराबर ये आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जैसे आपके पास यहाँ पर 20 आई, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर 8 × में 20 करेंगे, आपके पास यहाँ पर 160 ये मीटर प्रति सेकंड में आपके पास स्पीड आई है। आपको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे 18/5 से, तो यहाँ पर 5 3 का 15 हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 32 × में 18 के 18 दूनी का 36, 18 3 54, यानी कि 57 आपके पास 576 किलोमीटर पर आवर जो है, ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ए अकेले एक परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ प्रोजेक्ट के लिए जो है 1100 कमाते हैं। ए और सी की कुल कमाई बी की कमाई से कितनी अधिक है। तो देखिए यहाँ पर इनके एफिशिएंसी के रेशियो में ये राशि बंटेगी, तो यहाँ पर ए जो है यहाँ पर 10 दिन में काम कर सकता है, और बी जो है ये आपको दे रखा है 20 दिन में, और सी ये 30 दिन में कर सकता है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये 60 आएगा, ये टोटल वर्क है, और इनकी एफिशिएंसी आपके पास कितनी हो जाएगी, ये 6 यूनिट हो जाएगी, और ये आपके पास 3 और ये 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इन तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो ये आपके पास आ चुका है, ठीक है, तो इनका तीनों का टोटल करें तो ये आपके पास यहाँ पर 11 यूनिट बन रहा है, जबकि यहाँ पर प्रश्न में ये राशि दे रखी है 1100, यानी कि डेटा यहाँ पर कितना गुना दे रखा है, 100 गुना दे रखा है। आपको कैलकुलेट क्या करना था भाई, ए और सी की राशि देखनी थी, ए और यहाँ पर सी की राशि, और इसमें से आपको यहाँ पर बी की राशि माइनस करनी है, यानी कि इनका डिफरेंस आपको देखना है। तो ए हमारा 6 यूनिट है और सी हमारा 2 यूनिट है, यानी कि टोटल 8 यूनिट आपके पास इनकी एफिशिएंसी, और यहाँ पर जो है ये 3 यूनिट इसकी बी की एफिशिएंसी। जब इनका डिफरेंस किया तो 5, यानी कि ये भी आपके पास यहाँ पर 5 न होकर 5 का क्या हो जाएगा, 100 गुना, क्योंकि राशि हमारे पास 100 गुना दे रखी थी। तो यहाँ पर ये 5 × में 100 करें, यानी कि 500 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक जीवा RS की केंद्र से दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि इस जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पर एक सर्किल आप यहाँ पर बनाएंगे, और ये इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा, और इसके अंदर जो है आप यहाँ पर मान लीजिए ये इसकी जीवा है, और ये केंद्र से लंबवत दूरी है, और ये इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है ये इसको लंबवत काटेगी तो 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, और जीवा की लंबाई आपको यहाँ पर प्रश्न में 30 सेंटीमीटर दे रखी है।
तो यहाँ पर ये 15 और 15 में बंट जाएगी, यानी कि ये 15 है तो ये भी 15, और ये केंद्र से लंबवत दूरी 20 दे रखी है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 400 प्लस का 225 आएगा, यानी कि 25 आपके पास ये आ जाएगा वर्गमूल लेंगे तो, ठीक है। तो त्रिज्या आपके पास 25 है, तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 25 इंटू में 2 किया, यानी कि 50 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक जीवा AB द्वारा परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो AB की लंबाई कितनी होगी, इसका 2 गुना हो जाएगा। भाई पिछले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, 1-2 वीडियो में आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट दिखाई पड़ रहा है। मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि सबसे बड़ी जीवा जो है यहाँ पर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा परिधि पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती क्या है भैया, आपके पास यहाँ पर वृत्त का व्यास होती है, और वृत्त का व्यास होती है तो फिर इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2 इंटू में 8 करेंगे 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड F से बने केंद्रीय कोण का मान क्या है, तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप F का देखेंगे तो ये 17% लिखा हुआ है, यानी कि आप यहाँ पर 17% कैलकुलेट करेंगे। किसका, केंद्र पर बना कोण क्या होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री का अगर आप 100% कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 17 छिके 102 आएगा, और एक स्थान पर दशमलव आएगा। लास्ट में 0.2 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए। 61.2 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए ट्रायंगल STU में SC और TF माध्यिकाएं एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि UT बराबर 34 सेंटीमीटर, TF बराबर 22.5 सेंटीमीटर, SC बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एंगल TOE का मान क्या है ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं STU, ST और ये U, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पर ये 2 माध्यिकाएं दे रखी हैं भाई, यहाँ पर ये आपके पास ST दे रखी है, SE दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर ये TF दे रखी है। ये दोनों माध्यिकाएं यहाँ पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु आपको O दे रखा है, और यहाँ पर ये SE और ये TF ये माध्यिकाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि माध्यिका जो है यहाँ पर इन सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये UT जो है ये आपको यहाँ पर टोटल 34 दे रखी है, तो यहाँ पर ये आपके पास 17 और ये 17 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ये जो केंद्रक है वे जिस बिंदु पर माध्यिकाएं काटती हैं वो इस त्रिभुज का केंद्रक होगा, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। तो यहाँ पर अगर हम पूरी SE भुजा की बात करें तो SE हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 1 टोटल कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, यानी कि यहाँ पर SE हमारा कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। और प्रश्न में इसकी वैल्यू कितने दे रखी है भैया, आपके पास यहाँ पर SE की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो SE की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, यानी कि डेटा 8 गुना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास है भाई, आपको यहाँ पर OE कैलकुलेट करना है भाई। इसमें देखिए TOE एंगल आपको देखना था, तो इसमें OE आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 1 यूनिट ना होकर 1 का 8 गुना करेंगे। मैं अंदर त्रिभुज के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस भुजा के अंदर देखें ये TF आपके पास यहाँ पर टोटल ये भी 3 यूनिट हो रही है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, TF की ये आपको 22.5 दे रखी है। 3 यूनिट की वैल्यू 22.5 है, तो यहाँ पर TO आपके पास 2 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास यहाँ पर TO कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर TO 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22.5/3 से आप इसको गुणा करा देंगे तो पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 0, ये 15 आएगा बट्टे में, यानी कि 15 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आपके पास TO आ जाएगी, यानी कि आपके पास कितना आया, 15 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8, 15 और ये 17 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो जब ये ट्रिपलेट बन रहा है तो सबसे बड़ी भुजा आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगी, और इसके सामने का कोण जो है ये 90 डिग्री का कोण होगा, और ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो आपसे यहाँ पर यही पूछा गया था कि TOE एंगल कितना होगा, तो ये TOE 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए x और y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत y और z द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 35 कम है। यदि z द्वारा प्राप्त अंक 85 है तो x द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर इनका औसत हम x मान ले तो इसके औसत से 35 कम इनका औसत है, यानी कि x माइनस का ये सॉरी यहाँ पर देखिए x तो आपको पहले दे रखा तो कन्फ्यूज़ करेगा, तो आप यहाँ पर कोई और मान सकते हैं, चाहे a मान लीजिए, p मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मैं यहाँ पर a मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर a से जो है 35 कम आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, इनका औसत। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए,
जब आप यहाँ पर x प्लस का y यानी कि इनका टोटल अंक कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर औसत का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का औसत दे रखा था, तो 2 इंटू में a माइनस का 35 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर y प्लस का z कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर औसत का 2 गुना यानी कि 2a हो जाएगा, और z का यहाँ पर कुल अंक आपको 85 दे रखा है। तो जब आप यहाँ पर z की जगह 85 रखेंगे, इसमें 85 रखेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2a माइनस का 85 आ जाएगा। और y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो x बराबर क्या, x प्लस का क्या आ जाएगा, x प्लस का आ जाएगा 2a माइनस का 85, और ये बराबर की साइड देखिए गुणा कराएंगे तो 2a और माइनस का ये 35 दूनी का 70 हो जाएगा। तो 2a से 2a कट जाएगा, 85 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। भाई 85 में से 17 घटेगा, 15 आपके पास आ जाएंगे x द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना था। अब इसमें देखिए ये प्रश्न भी आपको देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है, बट अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ स्टेप डायरेक्ट करते हैं तो ये मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न है नहीं। भाई इसमें देखिए ये जो एक लिखा हुआ है इसको आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। पीछे हमने इस टाइप का प्रश्न सोल्व किया था, उसमें यहाँ पर कोसेक थीटा और कोट थीटा के रूप में ये आपके पास यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये टेन थीटा और ये माइनस का सेक थीटा लिखा हुआ है, ये यहाँ पर टेन थीटा माइनस का सेक थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये माइनस के अंदर, यहाँ पर देखिए ये आपके पास प्लस के अंदर है, और यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर 1 को लिखेंगे तो इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर ये एक बार करेंगे हम सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और एक बार हम क्या करेंगे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ठीक है, और बट्टे के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ टेन थीटा और प्लस के अंदर सेक थीटा और ये माइनस के अंदर 1। अब देखिए इसमें यहाँ पर ऊपर हमारे पास ये कॉमन आ जाती ब्रैकेट, यदि यहाँ पर ये टेन थीटा ये माइनस में होता और यहाँ पर ये सेक थीटा ये प्लस में होता तो यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट हम कॉमन ले सकते थे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह इस ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये टेन थीटा जो है ये माइनस में हो जाएगा और ये सेक थीटा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट हम, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा ब्रैकेट ऊपर से कॉमन आ जाएगी, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा भाई, इसकी जगह देखिए माइनस का 1 बच गया, और यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट बचेगी यानी कि प्लस का सेक थीटा और प्लस का यहाँ पर ये टेन थीटा, और बटे के अंदर यहाँ पर ये टेन थीटा और ये प्लस का सेक थीटा और ये माइनस का 1। अब देखिए जब आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पर ये किसी को बताएंगे नहीं कि हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, ये आप यहाँ पर टाइम यहीं पर बचाएंगे, फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो टाइम आपका यहीं पर बचेगा। ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम आपस में कट जाएंगे, तो ये सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बचा। अब इसमें अगर आपको फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, ये आपको पता है, तो यहाँ पर ये सेक थीटा 1/कोस थीटा होता है और ये साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है, यानी कि बट्टे में आपके पास कोस थीटा आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर आंसर तो आपका मैच नहीं हो रहा ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका प्रमेयकरण और करा के चेक कर लेंगे। भाई यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे 1 प्लस का साइन थीटा से, और यहाँ पर बट्टे के अंदर क्या करेंगे 1 प्लस का साइन थीटा से भी गुणा फिर से कर देंगे। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट करना, और बट्टे के अंदर कोस थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोस थीटा यहाँ पर पावर 1 ये कट जाएगी, यानी कि ऊपर क्या बचा, कोस थीटा बचा, और बट्टे के अंदर 1 प्लस का साइन थीटा। आंसर आपके पास यहाँ पर मैच हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 मान लें तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 20% अधिक अंकित करता है यानी कि 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो 10% की छूट देता है, 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 10 पर 1 की छूट दी, तो यहाँ पर 120 का आप 9/10 कैलकुलेट करेंगे तो 12 नमा 108 आपके पास आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 8 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 100 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज जो कैलकुलेट हो रहेगा ये भी आपके पास 8% आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके यहाँ पर पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।